we had begun introductory paragraph, and then we had moved towards the body paragraph. So some of the points we are just discussing again. ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करके हम डायरेक्टली कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में सबसे पहले आप मोटिवेटर लिखते हैं। मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर, एज वी हैव स्टडीड, कि इट कैन बी अ स्टेंजा, it can be any verse of Holy Quran, it can be dramatic narration, it can be any question, it can be any quotation, it can be any saying. But remember कि ये ज्यादा acceptable या ज्यादा अच्छा वो होता है कि जो कि अंग्रेजी में ही लिखा जाए। ठीक है, यूजुअली हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट द हार्डशिप एंड ईज, ठीक है, कि मुश्किलात के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फ़इन्न माल उसरे युसरा, दो यू नो दिस, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपकी इंग्लिश चेक की जा रही होती है, तो मोस्ट लाइकली यू आर सपोज टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ इट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं। इसी तरह अगर आपके पास स्टेंजा है या कोई ऐसी सेइंग है, तो आप उसको अपनी सेइंग में आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट शुड बी, इट कैन बी अ स्टोरी एज वेल, बट इट शुड बी जस्ट लाइक 5 to 7 sentences, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। दीज मोटिवेटर्स आर एक्चुअली द अटेंशन ग्रैबर, ये एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करता है। दे आर जनरल एंड रेलेवेंट, कि ये एग्जामिनर को इस चीज का बताता है कि यार आपका टॉपिक किस चीज के बारे में है और ये किस चीज को हिट कर रहा है। सून आफ्टर यू राइट योर मोटिवेटर, then you will be moving towards thesis statement. थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे ओवरऑल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का और पूरे ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप एग्जामिनर को बताते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू सपोर्ट हिज स्टांस और यू आर गोइंग टू अपोज इट। ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, ये आपके टॉपिक का या आपके पूरे ऐसे का मेन आइडिया होता है, जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये जो सेंटेंस होता है यूजुअली ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें आप अपने मल्टीपल डायमेंशंस या मल्टीपल आइडियोलॉजी का जिक्र कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ योर ऐसे। ठीक है, एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। ठीक है, इसमें आपका स्टांस और आपको ओपिनियन क्लियर होना चाहिए कि वेदर यू सपोर्ट इट और नॉट। फिर उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट जो आपने किसी इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में देना है, दैट इज द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ये है कि आप अपने आने वाले जो सेंट्रल पैराग्राफ होते हैं, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, शॉर्ट एसेज में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग एसेज में आप 10 से 15 भी लिख सकते हैं, जो CSS का होता है। ठीक है, तो आप उसमें पूरा ब्लूप्रिंट, उसमें जो कि आपने आउटलाइंस बनाए हैं वो आउटलाइन, जिस तरह क्लास में हमने आउटलाइंस बनाई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने जो मैंने आउटलाइंस बनाई, ठीक है, ये आउटलाइंस जो हमने बनाई, तो इन आउटलाइंस को आप क्या करते हो, आप उनको पुट अप करते हो अपने ब्लूप्रिंट में। तो जब आप ब्लूप्रिंट में आप उसको लिख लेते हैं, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आने वाले उसके जो पैराग्राफ्स होंगे, वो जो सेंट्रल पैराग्राफ या बॉडी पैराग्राफ होंगे, वो किस बारे में होंगे। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल आपने नहीं लिखना और कोई इलस्ट्रेशन नहीं लिखना। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो लेंथ होता है वो 80 to 120 वर्ड्स के दरमियान होगा, या इतने ही, मतलब बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बेटर आउटलाइंस एंड प्रोडक्टिव आउटलाइंस यू नीड टू यूज 5 W's एंड 1 H, जिसको हमने जर्नलिस्टिक क्वेश्चन कहा था, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने आउटलाइंस को अच्छी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ पर मैंने आपके सामने एक दिया था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये आपने क्या किया, मोटिवेटर दे दिया, दिस इज योर मोटिवेटर। नाउ मोटिवेटर टेल्स, ये क्या करता है, एग्जामिनर को एक अट्रैक्शन देता है, जिसकी मदद से जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्ट होता है आपके टॉपिक के तरफ। फिर आप क्या करते हो, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, empowering individuals with the knowledge, skills, and critical thinking needed to succeed in an ever evolving world. As the world grapples with complex challenges, the importance of education in fostering informed citizens, driving innovations, and promising economic growth cannot be overstated. This argues that investing in education, अभी देखना, investing in education is crucial for societal development, as it enhances individual opportunities,
derives economic growth and promotes social mobility। ये आपका क्या हुआ, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट हुआ जिसमें आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को आएगी, हमें सोशल डेवलपमेंट मिलेगी, इससे हमारे पास इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हमारे पास सोशल मोबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये आपने उसको तीसरी स्टेटमेंट बताया। बाय एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ, दिस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द फ्यूचर। अभी आप क्या कर सकते हो, आगे आप उसको ब्लूप्रिंट बता रहे हो कि आने वाले 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ किस चीज के बारे में। बाय एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप उसको बताते हो कि सोशल इक्वलिटी आपके सामने आएगी, पर्सनल ग्रोथ आपके सामने आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों आपके पास होंगी। ठीक है, सो दीज ऑल थ्री, ये क्या करेंगे, अगर एजुकेशन पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये तीन आपको देखने को मिलेगी। तो इस एज अ रिजल्ट आप क्या करते हो, ये आपने उसको अपना ब्लूप्रिंट बता दिया। तो एग्जामिनर को आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक मोटिवेटर दोगे जिससे उसको उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपने एक थीसिस स्टेटमेंट देना है जिसमें आपने अपना स्टांस क्लियर करना है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपके पास सोसाइटल डेवलपमेंट को देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज को डेवलप एनहेंस होने को मिलेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी और सोशल मोबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, आपने एक ही तीसरी स्टेटमेंट में आप अपने स्टांस को बता देते हो और आने वाले 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ जो आप बॉडी पैराग्राफ या सेंट्रल पैराग्राफ लिखेंगे उसमें जिस जिस पॉइंट का आप जिक्र करेंगे कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ से आती है, सोशल इक्वलिटी एजुकेशन की तरफ से आती है, पर्सनल ग्रोथ एजुकेशन की तरफ से आती है, तो आपने उसको एक सेंटेंस में लिख लिया जिससे आपके एग्जामिनर को ये पता चल गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आगे जाकर आप देखेंगे किस तरीके से ये इंट्रोडक्टरी। अभी ये देखिए, ये तीनों मैंने आपके सामने हाईलाइट किए कि इस पैराग्राफ में आपका मोटिवेटर क्या था। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये आपका मोटिवेटर था। तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास सोशल डेवलपमेंट आएगी, जिस तरह की ये इनहेंस करती है इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, ये हमारे पास मतलब ये बेनिफिट्स हैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का। फिर आपने ब्लूप्रिंट बताया कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह क्या क्या होंगे। एग्जामाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम क्या करेंगे, हम किस तरह एग्जामाइन करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एग्जामाइन करेंगे, सोशल इक्वलिटी को एग्जामाइन करेंगे एंड पर्सनल ग्रोथ को एग्जामाइन करेंगे। तो ये तीनों चीजें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने कहा कि हम सेंट्रल पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। सेंट्रल पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से बिल्कुल अलग अलग थलग होता है, उससे सेपरेट होता है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। ये स्टार्ट होता है ट्रांजिशनल वर्ड से। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, दे आर यूज फॉर स्विचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट डिस्कनेक्ट। आपके ऐसे में कोहेरेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप तमाम पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हो। ठीक है, तो ट्रांजिशनल वर्ड से आप उसको स्टार्ट करते हो। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमा, इनके बाद फौरन आप कॉमा लगाते हो। ये क्या करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स का काम ये होता है कि ये आपके एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, टू अनफोल्ड द स्टोरी, टू एलेबरेट, ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आप इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ये सब आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने ट्रांजिशनल वर्ड लगाया, ट्रांजिशनल वर्ड की आप फौरन बाद क्या करते हो, आप एक टॉपिक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये जो आपका जो पैराग्राफ होता है उसका मेन आइडिया होता है। उस मेन आइडिया को जब आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसको आप सबसे पहले वन लाइन में बताते हो, वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। द मेन आइडिया ऑफ इंस्टेंट पैराग्राफ, जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसका मेन आइडिया क्या है। इट शुड बी, इट इज बेटर दैट इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो आपने आउटलाइन लिखा होता है उसको आप पैराफ्रेज करें। ठीक है, उसको आप अपने वर्ड में जो आपने आउटलाइन बनाई है उसको आप अपने अल्फाज में
जिस तरह आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह आपको एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाए जाते हैं, वो इसी वजह से पढ़ाए जाते हैं कि आप एक बात को घुमा फिरा कर दोबारा रीस्टेट कर सको। इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट देने के लिए आप एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें कंपेयर और कंट्रास्ट या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी कोटेशन आप लिखोगे स्पेसिफिक सपोर्ट में, इसको आपने टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनाना। आपने सिंपल सिर्फ इसके जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डिडक्शन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और एनालॉजी, ऑल यू कैन यूज। याद रखें कि आर्ग्यूमेंट्स उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपका टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो तो आप आर्ग्यूमेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंडली, आपने आर्ग्यूमेंट्स वो लगाने हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो, जो कि रेलेवेंट हो और सूटेबल हो। ऐसे नहीं कहीं पर एक चीज फिट ही नहीं कर रही और आप वहां पर उसको पुटअप करेंगे तो उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है और वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, कि बॉडी पैराग्राफ कंक्लूड नहीं होते, क्योंकि उसको उसी के आइडिया को हम आगे कैरी ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी जो पैराग्राफ होता है उसको आप मजीद किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, आप उसमें मजीद पैराग्राफिक इंटर पैराग्राफिकल कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले पैराग्राफ के लिए तो आपने टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, टू अनफोल्ड द स्टोरी और टू एलोबरेट लिखा। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर, फर्दर मोर, फाइनली या इवेंचुअली। ठीक है, ये आप सारे इसमें लिख सकते हैं। मतलब आपने सेकंड पैराग्राफ लिखना है तो आप लिखोगे इन एडिशन, आपने थर्ड पैराग्राफ लिखना है तो आप लिखोगे मोर ओवर, फोर्थ या फिफ्थ पैराग्राफ लिखना है आप लिखोगे फर्दर, उससे अगला पैराग्राफ लिखना है तो आपने लिखना है फर्दर मोर, आखिरी पैराग्राफ लिखना है तो आप उसमें फाइनली भी लिख सकते हो, आप इवेंचुअली भी लिख सकते हो। आगे जाकर मैं मजीद भी आपके साथ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो है हमारा, वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा। ठीक है, इवन आप इसमें ये भी लिख सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली एंड लास्टली, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सेंट्रल पैराग्राफ्स। आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ। हाउ टू राइट अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। याद रखना, चाहे वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने मोटिवेटर से उसको स्टार्ट करना है, आपने उसमें कोई भी ट्रांजिशन का यूज नहीं करना। बॉडी पैराग्राफ, हर बॉडी पैराग्राफ की यूज करने में आपने पैराग्राफिकल, इंटर पैराग्राफिकल कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर, फर्दर मोर। ठीक है, इन तमाम चीज को आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह जब आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी आखिरी पैराग्राफ आप लिखेंगे तो इसको भी आप स्टार्ट करेंगे किससे? ट्रांजिशनल वर्ड्स से। इसके ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसके ट्रांजिशनल वर्ड्स हो सकते हैं टू कंक्लूड, कंक्लूड करते हुए, इन अ नटशेल, और टू सम इट अप, और टू समराइज, और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और कीपिंग इन व्यू द अफोर मेंशनड या अबव मेंशनड डिस्कशन। आप जब ये सारे लिख लेते हो, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने एक कॉमा देना है, क्योंकि हर ट्रांजिशनल वर्ड के बाद कॉमा का आना जरूरी है। इट कैन बी सजेस्टेड दैट और इट कैन बी डिड्यूस दैट। इसके बाद आपने अपनी स्टोरी को लेकर चले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आपने क्या इस्तेमाल करना है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में? एक ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आपने जो भी अपना थीसिस स्टेटमेंट दिया था आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, उसको आपने पैराफ्रेज करना है, उसको आपने रिवर्ट करना है, और उसको आपने अपने वर्ड्स में स्टेट करना है कि आपका मतलब क्या था। ठीक है, और जब आपने थीसिस स्टेटमेंट को रिवर्ट कर दिया अपने वर्ड्स में, एक न्यू वर्ड में उसको आपने एक्सप्लेन कर लिया, तो आपने जितने भी बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने आइडियाज लिखे थे उन सब आइडियाज को आपने एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
एक या दो सेंटेंसेस में आपने उन तमाम आइडियाज को क्या करना है, प्रिसाइजली आपने उनको पुट करना है, ताकि आपके एग्जामिनर को ये पता चल सके कि इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या था। यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर के पास वक्त बहुत कम होता है, तो वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ता है और उसके फौरन बाद आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ जाता है, ताकि और उससे वहां पर उसको पता चल जाता है कि किस तरीके से इसमें इंट्रोडक्शन और इसका कंक्लूजन क्या ये मैच कर रहा है। अगर वो मैच करता है तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, और अगर वो मैच नहीं करता तो वो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो आपने ट्रांजिशनल वर्ड के फौरन बाद आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट को अपने दूसरे अल्फाज में लिखना है, और फिर उसके बाद जो आपने जो आपके जो मेन आइडियाज थे या जो आपके आउटलाइंस थे, उनको आपने प्रिसाइजली एक और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है। जो भी आपने डिस्कशन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड बॉडी पैराग्राफ, थर्ड बॉडी पैराग्राफ में किया, वो आपने लिखना है। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लिंचर। क्लिंचर क्या होता है, जब भी आप अपना ऐसे खत्म करना चाहते हैं तो रिमेंबर कि आपने अपने ऐसे को एक फाइनल पंच देना है। ये फाइनल पंच ये जरूरी है कि आपका पॉजिटिव नोट होना चाहिए। आपका किसी भी किस्म का ऐसे हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, लेकिन आपने हमेशा उसको पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना है। उसको आपने सजेस्टिव मोड के साथ खत्म करना है, जिसमें आप एग्जामिनर को ये बताते हो कि यार बेशक ये चीजें हो रही हैं, लेकिन इन चीजों को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बेशक पाकिस्तान में करप्शन बहुत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मेजर्स करके इन चीजों को सॉल्व कर दिया जा सकता है। ठीक है। तो और ये जो क्लिंचर होगा ये जनरल हो सकता है, और ये पॉजिटिव होना जरूरी होता है। ठीक है। इससे आप एग्जामिनर को ये बताते हो कि यू आर हैविंग अ पॉजिटिव आइडियोलॉजी, यू आर एन ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। कि आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा होपफुल होते हो कि किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई भी इस तरह के स्टॉन्च जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा इजी हैं, क्लियर है। कि आपने सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड यूज करना है। कंक्लूजन याद रखें कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो ट्रांजिशनल वर्ड यूज नहीं होता, बॉडी पैराग्राफ में आपने ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज करना है। उसके अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। इनको आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें उसके बाद आपने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखा है उसको आपने अपने वर्ड में अपने स्टाइल में रिवर्ट करना है, अपने अल्फाज में उसको पैराफ्रेज करना है। और उसके बाद आपने जो भी बॉडी पैराग्राफ्स के जो मेन आइडियाज लिखे हुए हैं, उनको उन सब बॉडी पैराग्राफ्स को आपने एक सेंटेंस के अंदर पैराफ्रेज करना है। कॉमास की मदद से आपने उनको डिवाइड करना है, और लास्ट में एक क्लिंचर देना है, एक पॉजिटिव पंच देना है, एक पॉजिटिव नोट देना है। ये आपका कोई आइडिया भी हो सकता है, ये आपका कोटेशन भी हो सकता है, ये आपका स्टेंजा भी हो सकता है, ये आपका कोई सेइंग भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके नजरिए से क्या हो सकता है, आपका बॉडी पैराग्राफ, तमाम इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, वो जो मेन आइडियाज थे वो सारे कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आ जाते हैं। और आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ से एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपका पूरा ओवरऑल जो पूरा ऐसे था वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बॉडी पैराग्राफ में कौन सी चीजें डिस्कस हुई हैं, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उन चीजों को कैसे पैराफ्रेज किया गया। सो दीज आर द टेक्निक्स। I hope the techniques are clear to everybody. If you have any question in the techniques, you may ask me. Tomorrow in class, I shall be in front of you presenting an essay. ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा गया है, किस तरीके से उसके बॉडी पैराग्राफ्स लिखे गए हैं, और किस तरीके से उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा गया है। सो टुमारो वी शैल वाइंड अप द essay, और नेक्स्ट डे से फिर हम कॉम्प्रिहेंशन 1 or 2 days it may take further. So if you have any question, you may ask me in the chat box, please. नहीं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में आपने अपना ब्लूप्रिंट देना है, जो कि आपने आने वाले सेंट्रल पैराग्राफ में डिस्कस करने हैं। ठीक है। आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कभी भी उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, आप उसमें अपना ब्लूप्रिंट देंगे। बड़े चाहे हो कुछ क्लियर। Shall say an example inshallah tomorrow. All the examples of introductory paragraph, the body paragraph, and the concluding paragraph all together. Anything else if you want to ask? Any problem or any confusion? तो ये टेक्निक्स पे बड़ा ख्याल करना है।
आप कोशिश करें कि अभी देखिए आपको आज पता चल गया कि एग्जाम जो है ना ईद के बाद होगा, तो आप कोशिश करें कि राइटिंग अभी से रखें, इसमें ब्रेक ना लेकर आए। इंग्लिश के जो 40 मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी सबको आती होगी, लेकिन आपने जो डिफरेंस बनाना है वो इंग्लिश की मदद से बनाना है। यू शुड बी राइटिंग, यू शुड कीप योर सेल्फ इन टच, ठीक है। कल वो सारा जो है ना कल वाले लेक्चर में आई बी शेयरिंग। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को कभी भी एंड नहीं करते, उसमें आप ब्लूप्रिंट देते हो, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सेंट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैं और जो बॉडी पैराग्राफ जो डिटेल में हमने डिस्कस किए दैट आई हैव रिकॉर्डेड, लेकिन मैं उनको जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो ग्रुप में या इंडिविजुअल शेयर करता हूँ, यहाँ से सेंड हो जाती हैं, तो फिर ना वो मेरे अपने मोबाइल फोन में ओपन होती हैं ना रिसीवर के मोबाइल में, ठीक है। तो दैट फौरन बाद इंशाल्लाह होगा, क्योंकि जो चेयरमैन है ही इज अबाउट टू रिलिंक्विश हिज चार्ज एज चेयरमैनशिप। तो इसीलिए वो चाहता है कि सून आफ्टर ईद तमाम एग्जाम्स क्लियर हो जाए, ठीक है। So see you all inshallah tomorrow. If you have any question, agar if it remains unanswered, so you may drop me your question in the WhatsApp. ठीक है, see you all inshallah tomorrow. Till that, Allah ne ke baad.